चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज एक नए टॉपिक से। देखिए हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोगों का क्या चल रहा था, हम लोग राज्य सरकार पढ़ रहे थे। राज्य सरकार में हम लोगों ने क्या देखा कि राज्य सरकार में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, गवर्नर, और दूसरा क्या था, राज्य विधानमंडल। तो देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, गवर्नर के विभिन्न पहलुओं को हमने बहुत ही गूढ़ता से समझने का प्रयास किया था कि उनके हर एक पहलू, जैसे कि उनकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे होता है, योग्यता क्या है, योग्यता के पश्चात हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। शक्तियों में भी हम लोगों ने देखा था कि उनकी कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, विधायी शक्ति जिसको कहते हैं हम, उसके बाद हम लोगों ने न्यायिक शक्ति, विवेकी शक्ति जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा विवादास्पद मुद्दा भी रहा है, विवेकी शक्ति, जिसको हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में समझने का प्रयास किया। विवेकी शक्ति के बाद संवैधानिक शक्ति, फिर गवर्नर की भूमिका को हम लोग समझने का प्रयास किए। कैसी भूमिका, तो दोहरी भूमिका, एक तरफ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, तो दूसरी तरफ राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोगों ने गवर्नर, जो एक आप जब भी देखेंगे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो गवर्नर किससे आपको क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। और एक बात और ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख़ासतौर में स्टेट पीएससीज़ के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट के साथ आपको कुछ फैक्ट भी आने चाहिए। ठीक है, तो जिसमें कम से कम मिनिमम आपको मेन आर्टिकल याद होने चाहिए, आर्टिकल में क्या लिखा है ये बातें समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो पहलू आता है वो होता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल हम लोग अब इस लेक्चर में राज्य विधानमंडल को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या है, राज्य विधानमंडल को भारत में किस तरीके की व्यवस्था है। भारत में हमने क्या लिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतंत्र को अपनाया है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, भारत में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मतलब, लोक का मतलब लोग, यानी जनता का शासन, जनता का शासन। अब ये बताइए कि जनता शासन कैसे करेगी, आप अपने ऊपर स्वयं शासन कैसे करेंगे। इसके लिए या तो आप प्रत्यक्ष शासन करिए, यानी हर व्यक्ति जनता में, सरकार में सहभागिता रखें। ठीक है, जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कैसा, या प्रतिनिधि मूलक। अब प्रतिनिधि मूलक का क्या मतलब हो गया कि अब ये बताइए कि जो छोटे देश है, पता चला कि वहाँ पर वहाँ की जनसंख्या बहुत सीमित है, वहाँ तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम अपना सकते हैं। लेकिन अब जहाँ भारत जैसा विशाल देश है, जहाँ पर 130 करोड़ की जनसंख्या है, आबादी है, वहाँ पर हर व्यक्ति कैसे राजनीति में सहभागिता दिखाएगा, या फिर सहभागिता क्या कहें, शासन में कैसे अपना रोल प्ले करेगा। इसी संबंध में हम लोगों ने बनाया अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। अब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में क्या है कि हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एक निश्चित आबादी मान ली जाती है, मान लीजिए कि 2 लाख जनसंख्या, आपका एक प्रतिनिधि वो चुना जाएगा और वो जाकर शासन करेगा, वो प्रतिनिधि जाकर शासन करेगा। और शासन क्यों करेगा, ताकि वो आपकी आवाज़, आपकी समस्याओं को वहाँ तक उठाए और सरकार से प्रयास करे कि वो समस्याएं समाप्त हो और आपके कल्याण के लिए कार्य करे। तो प्रतिनिधि शासन करेगा। अब प्रतिनिधि शासन कैसे करेगा, ठीक है, तो प्रतिनिधि कहाँ जाएगा,
एक सदन में, संसद में, तो हम लोगों ने लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था को अपनाया, लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय में क्या होगा कि देखिए एक और इससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि प्रतिनिधि शासन करेंगे, तो शासन कैसे करेंगे? एक करेंगे प्रतिनिधि क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। और सरकार के कौन से 3 अंग होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका और न्यायपालिका। अब ये बताइए कि विधायिका को रिप्रेजेंट कौन करेगा? विधायिका का मतलब, कार्यपालिका क्या करेगी? कानून को लागू कराएगी, और विधायिका क्या करेगी? कानून को बनाएगी। तो कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहेंगे? संसदीय व्यवस्था में अपनाए हैं तो संसद। अब चूंकि भारत में क्या है कि एक तरफ हमने संघीय प्रणाली भी अपनाई है, केंद्र और राज्य स्तर पर 2 सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग। तो हमारे यहाँ इस व्यवस्था को भी 2 तरीके से अपनाया गया। तो केंद्र स्तर पर ये जो प्रतिनिधि बैठेंगे वो संसद में बैठेंगे, केंद्रीय सरकार के संसद में, और दूसरी तरफ जो प्रतिनिधि होंगे, जो राज्य के प्रतिनिधि होंगे, ठीक है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, वो कहाँ बैठेंगे? वो बैठेंगे विधानमंडल में। विधानमंडल, अभी ये शब्द भी क्लियर होगा कि मैं शब्द विधानसभा क्यों ना बोलकर विधानमंडल बोल रहा हूँ, इस बात को भी आप लोग समझेंगे। और संसद, जैसे संसद में आप लोग क्या समझते हैं कि संसद का मतलब केवल होता है लोकसभा राज्यसभा? नहीं, संसद का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। उसी प्रकार से विधानमंडल का मतलब क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद प्लस गवर्नर, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार में आप देखेंगे कि केंद्र में कहाँ होगा? ये प्रतिनिधि कहाँ बैठेंगे? आपके कानून का निर्माण करेंगे संसद में, और वहीं से संसद से ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे कार्यपालिका के लिए, जिसे आप मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से विधानमंडल में क्या होगा कि आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और वो कहाँ बैठेंगे? विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा में बेसिकली। और वो क्या करेंगे? कानून का निर्माण करेंगे। इसी विधानमंडल से ही वो क्या करेंगे? कार्यपालिका के सदस्य भी बनेंगे। कार्यपालिका क्या होगी? मंत्रिपरिषद। जैसे केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर राज्य मंत्रिपरिषद होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर होम मिनिस्टर होंगे तो क्या राज्य स्तर पर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। वहाँ पर वित्त मंत्री होते हैं तो यहाँ पे भी वित्त मंत्री होते हैं। यानी हमारे यहाँ क्या है? संघीय व्यवस्था है, एक तरफ केंद्र सरकार होती है, एक तरफ राज्य सरकार। उसमें भी हमने एक व्यवस्था बनाई कि संसदीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। संसदीय व्यवस्था का मतलब यही नहीं कि केवल विधानमंडल और संसद की व्यवस्था की, बल्कि यह भी व्यवस्था की कि संसदीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता आप लोग को पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका से चुने जाते हैं। कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, मंत्रीगण लोग कहाँ से बनेंगे? विधायिका से बनेंगे, जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में नहीं होता ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा आराम से समझिएगा, थोड़ा सा कभी हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाए, तो इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि देखिए हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था दोनों जगह अपनाई। तो एक तरफ हमने विधानमंडल रखा, एक तरफ संसद रखा। ठीक, अब संसद के ही सदस्य विधायिका में बैठेंगे, कानून बनाएंगे, और दूसरी तरफ क्या करेंगे? यही जो संसद सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे, अर्थात मंत्री बनेंगे, जिसे आप लोग केंद्रीय मंत्री परिषद कहते हैं, राज्य मंत्री परिषद कहते हैं, इस तरीके की चीज़ें। अब आइए एक और बात करते हैं, संसद। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार जब बनाना था, कानून बनाना था, सब कुछ करना था, तो एक तो संसद बना दिए और एक आप विधानमंडल बना दिए, क्या मतलब है? एक ही संस्था होती, बढ़िया कानून का निर्माण करती, पूरे देश को बढ़िया कानून, एक ही जगह से कानून लीड होता, सब कुछ सही हो जाता। आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए, नहीं आई तो आनी चाहिए कि यार ठीक है, इतना आप सिस्टम बनाए, एक तरफ विधानसभा बना रहे हो, एक तरफ संसद बना रहे हो, क्या ज़रूरत है इसकी? इससे बढ़िया एक संसद ही होती, सारे विषयों पे वही कानून बनाती, वो सब कर लेती। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? त्रिसूची, 3 सूचियों की बात की गई है।
सूची क्या है, 3 सूची या लिस्ट क्या है? ये 3 सूचियाँ क्या हैं? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। अब आप समझिएगा बात को कि केंद्र सूची में जो विषय होंगे उस पर तो केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा ना। केंद्रीय सूची पर जो विषय होंगे उस पर केंद्र कानून बनाएगा, और ये कानून कहाँ बनेगा? संसद में बनेगा, अलग जगह पे। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखिए कि केंद्रीय सूची में क्या हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इस तरीके की बातें केंद्रीय सूची में रहती हैं। और इस संबंध में कौन बनाएगा कानून? संसद बनाएगा, क्योंकि केंद्रीय सूची पर क्या की बात है। उसके बाद दूसरी होती है राज्य सूची। राज्य सूची ऐसे विषय, उस सूची में एक किताब है, उसमें लिस्ट दे दिया गया कि भैया इस पर सारा काम राज्य करेगा, ठीक है, इस पर सारी चीज़ों पर बात करेंगे राज्य सरकार करेगी। तो इसमें किस तरीके की बातें होती हैं? जैसे पुलिस व्यवस्था, उसके बाद आप देख लीजिए स्वास्थ्य, इस तरीके के जो विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उस पर कानून बनाने के लिए बनाया गया है विधानमंडल, ये राज्य सूची के विषयों पर। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कुछ विषय हैं जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। लेकिन अगर किसी एक विषय पर कानून दोनों बना देंगे तो ऐसे मद में केवल केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि समवर्ती सूची में मान लीजिए कि पर्यावरण है। अब पर्यावरण पे केंद्र सरकार भी कानून बना दिया और राज्य सरकार भी, तो जहाँ एक ही विषय पर दोनों कानून बना देंगे वहाँ पर वो किसका मान्य होगा? वो केंद्रीय सूची का। तो अब आप समझ गए होंगे कि संसद क्या करेगी? केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। वहीं राज्य विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएंगे। अब आप लोग को एक बात और दिमाग में आया होगा कि एक ही, मान लीजिए आप मिर्ज़ापुर के आदमी हैं या कहीं और के निवासी हैं, तो एक ही जगह से सांसद भी चुने जाते हैं और विधायक भी चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग विषयों के लिए आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं। सांसद का काम अलग है, वो क्या काम करेंगे? वो केंद्रीय सूची पर जो विषय हैं उस पर कानून बनाएंगे। वो क्या करेंगे? उस विषयों पर, अगर उस विषय से रिलेटेड कोई समस्या आपके जनपद में है, उस चीज़ को संसद तक पहुंचाएंगे। वहीं राज्य सूची में वहीं विधायक लोग क्या करेंगे? वो राज्य सूची पर संबंधित जो विषय हैं उसको आपके प्रतिनिधि सभा तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये दोहरी व्यवस्था हमने क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था को दोनों स्तर पर या मोटा मोटा आप लोगों ने ब्रीफ समझा कि ये पूरा कंसेप्ट क्यों है और कैसे है। अच्छा, एक और बात भी है कि जो अभी बात मैं कर रहा था कि आप लोग के दिमाग में होगा कि यार संसद ही रहती, सब तीनों सूचियों पे बनाती, इतना लफड़ा ही नहीं होता, कौन किसका विषय है कौन किसका नहीं। अगर ऐसा करते तो फिर राज्य ही समाप्त हो जाता। राज्य की कौन सी पावर होती? राज्य की कौन सी पावर होती? अच्छा, इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि 1919 के बाद यही जो सूची बनाई थी अंग्रेज़ों ने, 1919 के अधिनियम के बाद जब विधानमंडल बनता है, 1925 में विट्ठल भाई पटेल आते हैं, तो उसके बाद जब स्वराज पार्टी जाती है और उनको अधिकार किस पर दिया जाता है? केवल राज्य सूचियों पे। और राज्य सूची में उस समय क्या किया गया? लिमिटेड उत्तरदायी वाले सब्जेक्ट डाल दिए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे ज़्यादा, पैसा नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, उन सब विषयों को डाल दिया जाता था राज्य विधानमंडल पे। समझ गए? लेकिन हम लोगों ने क्या है कि सीखा, इतने सालों से हमने इस डेमोक्रेसी के ये हमारी डेमोक्रेसी कोई वैसी नहीं है कि हम लोगों ने किसी से अडॉप्ट कर ली। हम लोगों ने धीरे धीरे समझा, सीखा, फिर बनाया। ठीक, तो ये पूरी व्यवस्था हमारी बनी, और ये व्यवस्था कोई आज की नहीं है। ये देखिए, आपको अंग्रेज़ों के पहले भी देखने को मिलती थी। ठीक है, अब अगर केवल संसद ही कानून बनाने लगेगा तो राज्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तब कहाँ से हम संघीय व्यवस्था को अपना पाएंगे? तो अगर कोई इस टाइप से भी क्वेश्चन आए तो वो भी टैकल हो जाएगा आपसे कि हम लोगों ने संघीय व्यवस्था को अपनाया। अगर राज्य ही नहीं रहेगा तो संघ किस बात का, किस प्रकार से यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया को कहा जाएगा? ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई। अब एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विधानमंडल के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 168
अनुच्छेद 168 में यह बतलाया गया है कि सभी राज्यों में विधानसभा होगी, विधानमंडल होगा। सभी राज्यों में विधानमंडल होगा। विधानमंडल का मतलब समझ लीजिए कि जहाँ पर, जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद जब पढ़ेंगे तब, हर राज्यों में विधानसभा प्लस विधान परिषद नहीं होती। कुछ राज्यों में केवल विधानसभा होती है, तो वहाँ पर विधानसभा प्लस गवर्नर को हम समझते हैं, ठीक है। और जहाँ पर विधान परिषद होती है वहाँ पर भी गवर्नर को मिला के हम विधानमंडल कहते हैं। तो पहले तो डिफिनीशन समझ जाइए इससे। तो होता क्या है कि अब मेन होता है, अब इसमें भी देखिए कि विधानमंडल होगा, तो इसमें क्या होगा कि विधानसभा जो होती है आपकी विधानसभा, वो क्या होती है, वो आपका निम्न सदन होता है। जैसे संसद में लोकसभा कैसा सदन है, निम्न सदन है, निम्न सदन होता है। और कैसा सदन होगा, जहाँ पे जनता का सदन होगा, जहाँ पे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनकर लोगों को भेजती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनकर लोगों को भेजेगी। ठीक है, निम्न सदन होगा। वहीं विधान परिषद जो आपके दिमाग में आएगा कि यार ऐसा क्या है कि कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में नहीं है, तो चलिए अभी हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन अब यहाँ विधान परिषद क्या है, तो विधान परिषद एक तरीके से राज्यसभा के तरह है। ये जनता का सदन नहीं है, जैसे हमने पहले के लेक्चर में बताया था कि विधान परिषद जनता का सदन ना होकर यह क्या है, ये इसको कंट्रोल, विधानसभा में सरकार की निरंकुशता को रोकने के लिए बनाया गया सदन है। यह क्या है, विधानसभा में रोकने के लिए। विधानसभा में कौन रहेगा, जनता के प्रतिनिधि रहेंगे, चुनी हुई सरकार रहेगी, उनकी निरंकुशता को रोकने के लिए बनाया गया सदन है। ये हर राज्यों में नहीं है, ये उन्हीं राज्यों में है जो बड़े हैं। अब वो बड़े होने का क्या क्राइटेरिया है, अभी हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे कि वो बड़े होने का क्या क्राइटेरिया, भौगोलिक आकार पे कि सीटों के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विधानसभा में जनता के सदन जनता के लोग जाएंगे, और यहाँ पर जनता के लोग न जाकर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा जैसे राज्यसभा में होता था। ये क्या है, विधानसभा क्या होती है, भंग हो जाती है। भंग का मतलब इसका सेशन चलता रहता है, और सेशन ख़त्म होता है, फिर नया सेशन आता है, मानसून सत्र या फिर आपका शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। लेकिन ये परमानेंट चलती है, जैसे राज्यसभा चलती है, जैसे राज्यसभा चलेगी। तीसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि यहाँ चुनाव इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग तब जब इतनी बातें समझ गए हैं तो अब धीमे, चूँकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है विधान परिषद समझ लिया जाए, क्योंकि आप लोग के दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये बताइए इतने राज्य हैं हमारे देश में, क्यों हम लोग लिमिटेड जगह पे विधान परिषद बनाते हैं। और विधान परिषद इसलिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बंगाल में फिर से विधान परिषद का गठन करेगी, तो इसीलिए विधान परिषद को थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा के बारे में। ठीक है, तो विधान परिषद के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले संविधान में अनुच्छेद 169 में, आर्टिकल 169 में क्या बताया गया है कि विधान परिषद का बनाना तथा खत्म करना या उत्सादन का मतलब खत्म करना। और आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद की
परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। संरचना के बारे में बताया गया है। तो आप पहले ये बात आप लोग के भी दिमाग में आएगी कि यार ज़रूरी है कि दो सदन बनाए, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर 2 सदन की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पर हमारे देश में इतने राज्य हैं तो उनका प्रतिनिधित्व भी ज़रूरी है। इसी संदर्भ में राज्यसभा की जो प्रासंगिकता है वो हमें समझ में भी आती है और राज्यसभा को भी पावर अलग से दी गई है। क्या ज़रूरी है, राज्य के भीतर तो राज्य होते नहीं हैं तो वहाँ प्रतिनिधित्व की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्यों करते हैं हम? विधान परिषद का गठन क्यों करते हैं? ये बड़ा सामान्य सा बात है कि क्यों बना रहे हैं। इससे क्या होता है, अपव्यय होता है, एक नया सदन बनाओ, उसके सदस्य बनाओ, उन पर खर्च होता है, एक तरीके से सरकारी महकमे का खर्च बढ़ता है। ये दिमाग में आपके आ सकता है। तो इस बात को इससे क्लियर कर लीजिए कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो राज्य बड़े होते हैं, जो राज्य बड़े हैं का सेंस क्या होता है, आकार, भौगोलिक आकार उनका, और विधानसभा संख्या, विधानसभा सदस्य संख्या जिनकी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है कि ऐसा है कि एक बड़ा राज्य है, वहाँ पर सरकार हर चीज़ों को टैकल भी ढंग से नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार कहीं ना कहीं मनमानी भी कर रही है। तो सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए विधान परिषद के गठन की बात कही जाती है कि विधान परिषद का भी एक गठन कर दिया जाए जो क्या करे, कंट्रोल करे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्रीय स्तर पर भी कि राज्यसभा क्या करता है, लोकसभा की निरंकुशता को कहीं ना कहीं अंकुश लगाता है। कैसे लगाता है? जैसे मान के चलिए कि संविधान संशोधन विधेयक है, उस संदर्भ में कि अब ऐसा नहीं है कि संसद में लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि आए हैं, प्रचंड बहुमत से आए हैं, तो ऐसा नहीं कि संविधान के मूलभूत ढांचे को ही बदलना शुरू कर दे। समझ गए ना? तो उसी तरीके से विधानसभा में भी देखा जाता है और विधानसभा में सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए विधान परिषद का गठन किया जाता है। अच्छा, इसका प्रोसेस भी थोड़ा अलग है। तो पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे कि बनाते कैसे हैं, फिर क्या अर्हता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या कौन कौन से टाइप के लोग इसके सदस्य बन सकते हैं। जैसे संसद सदस्य बनते हैं तो उनकी योग्यता होती है, किस टाइप के लोग बनते हैं। तो यहाँ इससे थोड़ा सा इतर है व्यवस्था, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विधान परिषद के बनाने की को लेकर कि विधान परिषद बनेगा कैसे। विधान परिषद का बनना या उत्साधन, आर्टिकल जो 169 हमने बोला था अभी, तो इसके लिए संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कैसे इसका ये प्रोसेस होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि विधान परिषद किसी भी राज्य में बनाया जाए। एक मिनट, इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि कहाँ बनेगा और कहाँ नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कहाँ पर विधान परिषद बनाई जा सकती है और कहाँ नहीं। तो याद रखिएगा, जहाँ पर विधानसभा की जो सीट है, जहाँ पर विधानसभा की सीट 120 से ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा, वहीं पर इसको बनाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप गोवा में बनाने चले आए विधान परिषद, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि पता चला गोवा में बन रहा है विधान परिषद तो आपके मणिपुर में बनने लगा। ऐसा नहीं है। छोटे राज्यों में बनाएंगे तो क्या होगा, अपव्यय होगा कि एक तो पहले से ही छोटा राज्य है, छोटी सरकार है, कम लोग हैं, उन पर तो अंकुश लगाया भी जा सकता है। अब जहाँ बड़े राज्य हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश ही है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सदस्य संख्या है, 403। अब 403 में आप देखेंगे तो उस पर तो अंकुश लगाना आवश्यक है। या बिहार को आप देख लीजिए या एमपी को देख लीजिए, तो ऐसे राज्यों में ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। या महाराष्ट्र में देख लीजिए आप। तो इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है 120 सदस्य संख्या से ज़्यादा जहाँ पर सीटें होंगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, विधान परिषद का गठन करेंगे। और वो भी जो मिनिमम सीट होनी चाहिए विधान परिषद की वो 40 होनी चाहिए।
इससे नीचे सीट नहीं बना सकते आप। पता चला कि 10 लोगों के लिए आप सीट नहीं बनाने चले, पता चला सीट बना विधान परिषद का गठन कर रहे हैं और 10 सीटें केवल अलॉट हुई हैं। चूँकि ये करंट में बड़ा मुद्दा चला है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जनवरी में आंध्रा ने प्रस्ताव पारित किया था अपने विधान परिषद को ख़त्म करने के लिए। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने भी कहा है कि भाई हमारे यहाँ विधान परिषद बनेगा। तो चाहे यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है, चाहे ख़त्म करने का चाहे बनाने को लेकर। तो आप इसीलिए इसके विधान परिषद को बनाना या उत्साधन को ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ठीक है, क्योंकि ये इस बार के लिए यूपीएससी यूपी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बनाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब ये प्रावधान क्या है, कैसे बनेगा? तो भाई सबसे पहली स्वाभाविक सी बात है कि जिस राज्य में बनाना है, मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल को बनाना है, तो वो क्या करेगी, अपने सदन से, अपने विधानसभा से संबंधित राज्य के विधानसभा से विशेष बहुमत से पारित करेगी। विशेष बहुमत क्या होता है, पहले बताया था, एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य, उपस्थित तथा जितने सदस्य संख्या उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 के साथ 3 के साथ बहुमत से पारित करने के पश्चात, इसी को हम कहते हैं विशेष बहुमत, ठीक है, से पारित करेगा। अब पारित करने के बाद क्या होगा, बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अब क्या है, ये जाएगा कहाँ पर, संसद में। अब संसद में क्या होगा, संसद में 2 सदन हैं, अब इधर लिख दे रहा हूँ, संसद में 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। साधारण बहुमत मतलब 1/2+1, ठीक। तो साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे विधेयक के संबंध में ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें इन दोनों सदनों से अलग अलग पारित कराना पड़ेगा, ठीक है। अब यह पारित कराने के बाद कहाँ जाएगा, अब यहाँ से पारित हो गया तो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदय, आपके दिमाग में आएगा कि एक बार तो रिटर्न कर ही सकते हैं, क्यों कि हमेशा आप लोग को पढ़ते हैं कि एक बार रिटर्न राष्ट्रपति महोदय कर देते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या राष्ट्रपति महोदय इसको वापस करेंगे? नहीं, यहाँ पर यह प्रावधान थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति बाध्य हैं साइन करने के लिए, बाध्य हैं हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं और पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते, जो एक बार भेजते हैं वो। ठीक है, तो अब जब राष्ट्रपति महोदय साइन कर देंगे तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्या होगा कि मान लीजिए वेस्ट बंगाल में शुरुआत होती है कि भाई वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, विधान परिषद का गठन करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले वेस्ट बंगाल में सबसे पहले वहाँ की विधानसभा विशेष बहुमत से,
एक प्रस्ताव पारित करेगी कि हमको अपने राज्य में एक विधान परिषद का गठन करना है। ऐसा जो प्रस्ताव होगा वो कौन सी मेजोरिटी यूज़ होगी, कौन सा बहुमत यूज़ किया जाएगा, विशेष बहुमत यूज़ किया जाएगा। विशेष बहुमत में क्या होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 सदस्यों के साथ बहुमत के साथ पारित किया जाता है। अब आते हैं, अब जब यह राज्य से पारित हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, यह जाएगा केंद्र के पास, और केंद्र के पास जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, केंद्र सरकार का जो क्या कहते हैं विधायिका है केंद्र सरकार की, वो विधायिका कौन सी है, लोकसभा तथा राज्यसभा। अब यहाँ पर क्या होगा, लोकसभा में जाएगा तो वहाँ साधारण बहुमत से पारित कराया जाएगा। वहाँ से पास होने के बाद फिर यह जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी इसे साधारण बहुमत से ही पास कराना है। लेकिन अगर कोई गतिरोध की स्थिति आ जाती है तो गतिरोध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब यह व्यवस्था यहाँ से दोनों जब सदनों से पारित होगा तो ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदय के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हैं, ठीक है, बाध्यकारी हैं। साथ ही वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा नहीं सकते उस, ठीक है। और उसके साथ ही जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाइए कि ऐसी परिस्थिति आ जाए अगर किसी भी राज्य को विधान परिषद बनाना, विधान परिषद का गठन करना पड़े तो उसका केंद्र के साथ समन्वय बड़ा आवश्यक है। क्यों, क्योंकि लोकसभा से भी पास कराना है और राज्यसभा से भी पास कराना है, और दोनों से अलग अलग पास कराना है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। समझ गए बात को। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब तक राज्य और केंद्र के बीच में, संबंधित राज्य केंद्र के बीच में अच्छे ताल्लुकात नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। अब आंध्रा ही का देख लीजिए, आंध्रा का ही मुद्दा आया, अभी तक वो पास नहीं हो पाया है, जबकि वो जनवरी 2020 का ही मुद्दा चल रहा है। अब एक बात और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, एक और मेंस में आया था यूपी पीसीएस 2018 में, कि उसमें पूछा था कि राज्यसभा की जो अधिकार होते हैं, थोड़ा सा ट्रैक से हट के इस टॉपिक से, कि राज्यसभा का जो अधिकार है वो किस जगह पर लोकसभा के अधिकारों के बराबर आता है। तो देखिए आप लोग और जगह तो याद, और पॉइंट तो याद रखते हैं, ये पॉइंट लोग भूल जाते हैं कि विधान परिषद के उत्साधन या उसके बनाने को, गठन को लेकर राज्यसभा को लोकसभा के बराबर की शक्ति प्राप्त है। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आपको आ जाए इस एग्ज़ाम में, ये पीटी में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आदमी क्या सोचेगा, कहेगा अरे यार ज्वाइंट सिटिंग होगा ही, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। या फिर इस तरीके की बात आती है कि अरे राज्यसभा की शक्ति तो थोड़ी सी कम है लोकसभा के कंपेयर में, तो हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ये कहीं आपको पीटी में, प्रीलिम्स में कहीं आपको स्टेटमेंट में ना दिख जाए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं विधान परिषद के ही संबंध में। तो एक और बात विधान परिषद में आती है कि विधान परिषद के जो टोटल सदस्य हैं, विधान परिषद के, अब टोटल सदस्य संख्या को आप कैसे निर्धारित करेंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिसमें सदस्य संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है, 403। तो ये कैसे निर्धारित होगा कि विधान परिषद में 40 सीटें रखें कि 50 रखें कि 102 रखें कि 103 रखें, ये कैसे निर्धारित होगा। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा उसमें विधानसभा की टोटल सीटों से, विधान सभा की संपूर्ण सीटों का के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। फिर से समझा दे रहा हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए कि विधान परिषद का आपने सीटों का निर्धारण किया। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं,
उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और विधान परिषद का हमने उत्तर प्रदेश में गठन करना है और हमने सीटें रख दी 204, तो भी तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि क्या करेगा विधान परिषद, कहीं ना कहीं विधानसभा के कार्यों में क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, अंकुश लगाने का प्रयास करेगा, अननेसेसरी का टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद में जो सदस्य संख्या रहेगी वो विधानसभा की सीट है, संपूर्ण सीटों का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती और मिनिमम 40 होगी, मिनिमम 40, न्यूनतम 40 सीट और मैक्सिमम विधानसभा के सीटों का 1/3 के से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें ये इसलिए भी समझ लीजिएगा कि 120 सीट 1/3 वाला मुद्दा और ये 40, इसमें कन्फ्यूज़ ना होने लगिएगा। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि विधान परिषद का गठन उसी राज्य में हो सकता है जहां विधानसभा सीट 120 सीटों से ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ आप पढ़े कि विधान परिषद की संपूर्ण सीटों की संख्या, विधान परिषद के टोटल सीटों की संख्या विधानसभा की संपूर्ण सीटों के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरी बात, ऐसा भी कोई विधान परिषद का गठन नहीं होगा कि पता चला 10 सीटों की विधान परिषद बने, तो 40 सीटों को मिनिमम सीट बतलाया गया है संविधान के अनुसार, जो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, संसद उस पर कानून बनाकर। ठीक है, अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे लोग चुने जाएंगे यहाँ। अब हमने विधान परिषद के बारे में बताया कि अब विधान परिषद तो हमारा बन गया, अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे लोग, हम मान लीजिए कि हमने वेस्ट बंगाल में बना दिया हम लोगों ने मिलके, अब ये बताइए कि कैसे हम लोग जाएंगे वहाँ पर, क्या प्रोसेस है, कैसे सदस्य बन सकते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा की तरह ही 6 वर्ष होता है, और चुनाव जैसे राज्यसभा में होता है अप्रत्यक्ष, वो भी किस तरीके से, PR विथ STV सिस्टम, जिसमें कुछ ही लोग ही भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने जाते। विधान परिषद के लोगों को चुनने के लिए जनता द्वारा चुने नहीं जाते, तो उसका भी एक निर्वाचन होता है, और निर्वाचन के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि कौन लोग चुने जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग उन PR विथ STV सिस्टम का मतलब समझ गए होंगे, आप लोग कई बार बतलाया हूँ, जब राष्ट्रपति बतला रहा था, राज्यसभा बताया था, उस समय भी बताया था। तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, यानी यहाँ एक सूची बना दी गई, उसमें आप वरीयता क्रम तय करते हैं, ABCD 4 कैंडिडेट हैं, आपने वरीयता सूची में A को पहले पे रखा, B को दूसरे पे रखा, C को तीसरे पे रखा और D को चौथे पे रखा। अब चूँकि इसमें क्या होता है कि 50% मत पाना होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो सबसे कम मत पाया रहता है, फिर उसके वोट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, जो वरीयता क्रम निर्धारित किया गया रहता है। ठीक है, पिछले लेक्चर आप लोग पढ़े होंगे, उसमें और ज़्यादा डिटेल में क्लियर किया गया था। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि 6 वर्ष का कार्यकाल है, और इसके भी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे राज्यसभा की तरह प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, सदस्यता खत्म होती है। ठीक है, यानी मान लीजिए 100 लोग हैं, तो इसमें से 33 लोग हर 2 साल पर रिटायर होंगे विधान परिषद में। ठीक, अब जैसे राज्यसभा में भी यही चीज़ होता था कि उसमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते थे, हट जाते थे या रिटायर हो जाते थे। अब बात करते हैं कि कौन इसके सदस्य चुने जाएंगे, हम लोग कैसे पहुंचा जाएगा। अगर हम लोगों का मन होगा कि भाई चलो वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, विधान परिषद का सदस्य बन जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, इनके विधान परिषद को उन लोगों ने डिवाइड किया है। 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12
ठीक है, तो गलत कर दिया है।